Hello students, I again welcome you all on our YouTube channel. I am Ankush Kumar Gupta, done my MTech from IIT Roorkee. तो हमने यहाँ पर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें अपन ने 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट 12 लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस करा था यहाँ पर, व्हाट इज द बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, व्हाट इज द कंपास, लीनियर मेजरमेंट इन कंपास सर्वे, वी डिस्कस अबाउट द what is the purpose we use compass, then we discuss about the meridian, what is the meridian are the 4 types, then we discuss about the bearing also the 4 types because the angle measured from the meridian is known as the bearing can be represented by the whole circle bearing and quadrilateral bearing system. In whole circle bearing we discussed that the angle is measured from the north in clockwise direction is known as the whole circle bearing. In quadrilateral bearing system we discussed that the angle measured from the either north or south, whichever is nearest, and angle can be measured in anti-clockwise or clockwise direction. We already discussed about this, or we also discussed about the how to convert the whole circle bearing to the quadrilateral bearing system and quadrilateral bearing to the whole circle bearing system. हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम को होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है और होल सर्कल बियरिंग सिस्टम को क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है. देन वी डिस्कस दैट व्हाट इज द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग. फोर बियरिंग क्या होती है और बैक बियरिंग क्या होती है, इसका भी अपन ने डिस्कस कर लिया था. If we measure the angle in the direction of the progress of the survey, the angle is known as the fore bearing. If the angle or bearing is measured in the opposite to the direction of the survey, then the bearing is known as the back bearing. हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, यदि आपको फोर बियरिंग दे रखी है तो वहां पर बैक बियरिंग कैसे कैलकुलेट करना है और बैक बियरिंग से फोर बियरिंग कैसे कैलकुलेट करना है. हमने उसके बाद में ये भी कैलकुलेट कर लिया था, यदि इफ द क्लोज ट्रेवर्स है, क्लोज ट्रेवर्स में हमको वहां पर बियरिंग अपन ने मेजर करी है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द कंपास वी कैन ओनली मेजर द बियरिंग. We cannot measure the included angle with the help of the compass, either the prismatic compass or surveyor compass. We discussed in this lecture about the surveyor compass and the prismatic compass. Clear? तो हम यहाँ पर कि अब अपन ने यहाँ पर कोई भी क्लोज ट्रेवर्स है, क्लोज ट्रेवर्स की बियरिंग मेजर कर ली है, उससे उसका इंक्लूडेड एंगल कैन बी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दैट डिपेंड ऑन द direction of the survey. If the angle is measured in the clockwise direction, then the exterior angle is known as the included angle. If the bearing or the direction of the survey in anti-clockwise direction, then the interior angle is known as the included angle. हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था बियरिंग से वहां पर इंक्लूडेड एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, इसके रिगार्डिंग अपन ने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था. अब आता है कि यदि आपको इंक्लूडेड एंगल दे रखा हो तो आपको वहां पर बियरिंग कैसे मेजर करोगे. तो अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर ये कि यहाँ पर कि एक इंटीरियर एंगल मेजर्ड इन द क्लोज ट्रेवर्स, द बियरिंग ऑफ द लाइन ए, अपन को बियरिंग दे रखी है 60 डिग्री. द प्रिज्मेटिक कंपास यूज करा है, प्रिज्मेटिक कंपास यूज करा तभी एंगल यहाँ पर क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब बोल सकते हैं होल सर्कल बियरिंग में, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम में होता. आपको भी इंक्लूडेड एंगल दे रखा है एंड कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ द एवरी लाइन. ठीक है, मैंने क्या बोला था, आपको इंक्लूडेड एंगल दे रखा हो और बियरिंग पूछा हो, या वाइस वर्सा बियरिंग दे रखी हो एंड इंक्लूडेड एंगल आपसे पूछा हो, देन उस केस में आपको क्या करना है, वहां पर जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम शो करना है. देखो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं अपन. सबसे पहला क्या है, यहाँ पर बियरिंग दे रखी है ए बी लाइन पे, तो बियरिंग बनाने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पर डायरेक्शन नॉर्थ मेजर कर लो, 60 डिग्री है तो यहाँ पर 60 डिग्री कहीं ऐसे आएगा. क्लियर है. अब एंगल ए जो है वो क्या है, वहां पर 140 डिग्री है, तो 140 कहीं यहाँ आएगा, लगभग आएगा ये. देन ये ए हो गया, यहाँ पर एंगल ए, ये वाला एंगल दे रखा है यहाँ पर 140 डिग्री. एंगल ए कितना दे रखा है यहाँ पर 140 डिग्री.
140 डिग्री 10 मिनट यहाँ पर एंगल ए दे रखा है। सर एंगल बी कितना दे रखा है 9, एंगल बी इधर जाएगा तो अपन यहाँ पर पहले डी देख लेते हैं। एंगल डी कितना दे रखा है 69 डिग्री 20 मिनट। तो लगभग यहाँ पर ये लाइन क्या बनेगी, इस तरह बन जाएगी। दिस एंगल इज नोन एज द या इक्वल टू 69 डिग्री 20 मिनट। देन एंगल सी कितना दे रखा है यहाँ पर, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन 60 डिग्री इज approximately equal to this, then this is the angle C, then this is the angle B। अब देखो यहाँ पर B अपना लगभग 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब आपका डायग्राम जो बनाया आपने वो क्या है यहाँ पर करेक्ट है। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया 8 मिनट हो गया। और एंगल सी कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री 22 मिनट। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, ये बियरिंग भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, लाइन ए बी की बियरिंग 60 डिग्री। अब आपका यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द सर्वे पता लग रहा है, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन ऑफ द सर्वे ये है। अब यहाँ पर आपको बियरिंग दे रखी, एंगल दे रखा है इंक्लूडेड एंगल, क्या कैलकुलेट करना है, बियरिंग कैलकुलेट करनी है। सिंपल है, डायग्राम पे जाइए। बियरिंग मतलब बीसी लाइन की बियरिंग अपन मेजर करना चाहते हैं, तो बीसी लाइन की बियरिंग यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द बियरिंग, 4 बियरिंग ऑफ द लाइन बीसी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन यहाँ पर ये वाला एंगल हमको पता है, ये वाला दिस एंगल इज 60 डिग्री, then this angle is also 60 degree। क्यों, यहाँ पर this is the alternate angle, total is 90 degree 8 minute, then this angle equal to 30 degree 8 minute। आएगा नहीं आएगा, total angle is 180 degree, then you can say that the 4 bearing of line BC equal to क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 8 मिनट। आएगा नहीं आएगा, बोलो समझ आ रहा है चीज। तो यहाँ पर अपना जो भी आंसर आएगा, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 52 मिनट, यहाँ पर कितना रहेगा 149 डिग्री 52 मिनट। क्लियर है, तो लाइन बीसी की बियरिंग 4 बियरिंग आ गई, 4 बियरिंग आ गई, तो आप बैक बियरिंग तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज अपन ने रिलेशन पढ़ रखा है, बैक बियरिंग इक्वल टू 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जो सीडी लाइन है इसकी 4 बियरिंग कैलकुलेट करना, सीडी लाइन की 4 बियरिंग कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री 8 मिनट हो जाएगा, दिस ऑल्सो नोन। देन दिस एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 बियरिंग ऑफ लाइन CD क्या हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री 20 मिनट माइनस 30 डिग्री 8 मिनट। होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाइन CD की 4 बियरिंग आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। अब क्या चाहिए आपके पास, लाइंस DA की 4 बियरिंग, DA की 4 बियरिंग मतलब आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए नहीं चाहिए, क्लियर है। अब ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास ये एंगल पता है, यदि आपके पास ये वाला एंगल आ जाए तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अब ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, जिसके इसके बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं होंगे। अब एक और तरीका है यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आपकी यहाँ पर DA की बैक बियरिंग कैलकुलेट कर लो, DA की बैक बियरिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, दिस एंगल इज द बैक बियरिंग ऑफ DA। अरे ये DA की बैक बियरिंग होगी नहीं होगी, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर DA की बैक बियरिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, बैक बियरिंग आ जाए या 4 बियरिंग आ जाए आपका काम हो जाएगा। तो DA की बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल A, ठीक है। तो बैक बियरिंग ऑफ द लाइन DA आ गया आपका, बैक बियरिंग ऑफ द लाइन DA आ गया, तो 4 बियरिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, आपने रिलेशन पढ़ रखा है।
तो इस तरह आपको कहीं नहीं जाना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, सीधा डायग्राम शो करना है। दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। एंगल ए दे रखा है, एंगल लाइन ए बी की 4 बियरिंग दे रखी है। आपको क्या करना है, द 4 बियरिंग ऑफ द लाइन BC, द 4 बियरिंग ऑफ द लाइन CD एंड 4 बियरिंग ऑफ द लाइन DA कैलकुलेट करनी है। दिस एंगल 60 है, तो यहाँ पर ये एंगल भी 60 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर ये जो है लाइन, तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री 8 मिनट, तो ये वहां पर टोटल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से अपन ने क्या कर दिया, वहां पर 30 डिग्री 8 मिनट सब्सट्रैक्ट कर दिया। देन BC लाइन की 4 बियरिंग आ गई। देन we want to calculate the bearing, 4 bearing of the line CD 4 bearing। आप देखो यहाँ पर this angle and this angle is alternate angle, दोनों एंगल अल्टरनेट हो गए। आपको ये एंगल पता है, ये पता है, तो लाइन CD की 4 बैक बियरिंग आ जाएगी, सॉरी 4 बियरिंग आ जाएगी। इसी तरह अपन ने क्या करा, अपन को DA की 4 बियरिंग कैलकुलेट करना थोड़ा टफ लग रहा था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर DA की बैक बियरिंग कैलकुलेट कर दी है, क्योंकि DA की बैक बियरिंग इजीली कैलकुलेट हो रही है। तो DA की बैक बियरिंग आ गई, तो 4 बियरिंग आपके पास आ जाए। आगे बात समझ में? तो यहां से आप इजीली इंक्लूडेड एंगल दे रखा हो, बियरिंग कैलकुलेट कर सकते हो, या बियरिंग दे रखी हो, इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज ए वन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां से आपको पता लग गया हाउ वी कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल विद द हेल्प ऑफ द बियरिंग एंड हाउ वी कैलकुलेट द बियरिंग विद द हेल्प ऑफ इंक्लूडेड एंगल। क्लियर है यहां तक? अब अपन आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? हमने आपको अपन ने डिस्कस करा था, true bearing never change with the time, but magnetic meridian can be changed with the time. True meridian is always a constant time, but magnetic meridian is depend on the local magnetic field. तो यदि अपन बात करते हैं, तो वहां पर माना कि ट्रू मेरिडियन तो एक फिक्स लाइन है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रू नॉर्थ एंड द ट्रू साउथ, but magnetic meridian is the direction obtained by the magnetic needle of the compass। ये डिस्कस करा था अपन ने। तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन एक ही डायरेक्शन में हो, बिकॉज वहां पर अदर मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल हो सकता है। यदि वहां पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो वहां पर जो मैग्नेटिक निडल है वह उसकी वजह से भी डाइवर्ट हो सकती है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि वहां पर इट इज नॉट कंपल्सरी दैट the magnetic needle always obtain the direction of true meridian. So magnetic meridian and the true meridian can be differ with each other. If the horizontal angle, जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पर मैग्नेट ट्रू मेरिडियन ट्रू नॉर्थ ये है, मैग्नेटिक नॉर्थ माना ये हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ माना ये भी हो सकता है। वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ किधर होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ किधर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। the horizontal angle, जैसे ही दिस एंगल, यहाँ पर ये एंगल क्या कहलाएगा, वहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या सिंपली मैं बोल भी सकता हूं यहाँ पर दिस इज द डिक्लिनेशन। ठीक है, तो आवाज समझ आई? द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर है यहाँ से? आई बात समझ में? अब यहाँ पर मैग्नेट डिक्लिनेशन कैन बी, यदि डिक्लिनेशन यहाँ पर राइट हैंड साइड में है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ईस्ट की तरफ है तो ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन। इफ द डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक नॉर्थ इज टुवर्ड द वेस्ट, देन द डिक्लिनेशन इज नोन एज द वेस्टर्न डिक्लिनेशन। क्लियर है? आई बात समझ में? देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रखा अपन ने, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस
is the horizontal angle between true meridian and magnetic meridian at the time of observation. अब अपन को पता है विद द टाइम मैग्नेटिक मेरिडियन कैन बी चेंज, यदि टाइम के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो रही है, सो दैट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैन बी चेंज विद द टाइम एंड विद द प्लेस। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी टाइम और प्लेस के साथ क्या हो सकता है, वहां पर चेंज हो सकता है। आई बात समझ में? तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैन बी चेंज विद द प्लेस एंड विद द टाइम। ठीक है, अगला अपन ने देखा है इफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज राइट हैंड साइड, इट मींस ईस्ट डायरेक्शन of the true meridian, then declination is said to be positive and eastern declination। अपन ये डिस्कस कर लिया था। इसका वाइस वर्सा यदि वेस्टवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा तो उसको अपन वेस्टर्न डिक्लिनेशन या नेगेटिव डिक्लिनेशन बोल देंगे, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अगला आता है कि जैसे कि माने बहुत सारे पॉइंट है, जैसे अपन ने पॉइंट ए पर सर्वे करी, पॉइंट बी पर भी सर्वे करी, पॉइंट सी पर भी सर्वे करी, इन सभी पॉइंटों पर इफ द डिक्लिनेशन सेम है, यदि इन सभी पॉइंटों पर डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम है, माना कि यहाँ पर डिक्लिनेशन 2 डिग्री ईस्ट आता है, इस पॉइंट पर भी डिक्लिनेशन 2 डिग्री ईस्ट आ गया, इस पर भी डिक्लिनेशन 2 डिग्री ईस्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, these 3 points have same declination। if I join these 3 points with a line, if I join these 3 points with the line, then that line is known as the isogonic line। यदि यहाँ पर अपन तीनों पॉइंटों किसी एक लाइन से जोड़ देते हैं तो उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, वहां पर आइसोगोनिक लाइन। क्या समझ आया? समझ क्या आया कि सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि कहीं पॉइंट पर ये भी आ सकता है कि यहाँ पर यदि ये ट्रू नॉर्थ है तो मैग्नेटिक नॉर्थ भी यहाँ पर आ सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज। इट मींस किसी पॉइंट पर ये भी हो सकता है कि डिक्लिनेशन वहां पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट इज पॉसिबल कि डिक्लिनेशन इज 0। तो यदि वहां पर मैंने बोला कि वहां पर माना कि पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, पॉइंट आर है, इन तीनों पॉइंटों पर डिक्लिनेशन 0 है, माना कि वहां पर पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, at all the 3 points have 0 declination। if I join these 3 points with a line, then that line is known as the agonic line। that line is known as the agonic line। तो डिफरेंस समझ आया कि आइसोगोनिक क्या होता है, एगोनिक क्या होता है। आइसोगोनिक क्या होता है, द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट हैव सेम डिक्लिनेशन, और यदि वहां पर सेम डिक्लिनेशन 0 हो जाता है देन उस कंडीशन में जो आइसोगोनिक लाइन होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, वहां पर एगोनिक लाइन। क्लियर है? अब आता है आपका वेरिएशन इन डिक्लिनेशन। मैंने बोला था कि मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन टाइम के साथ चेंज होता है, इसका मतलब डिक्लिनेशन भी टाइम के साथ क्या होगा, वहां पर चेंज होगा। तो टाइम के साथ वहां पर जो डिक्लिनेशन चेंज होता है उसको अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। द मैग्नेटिक मेरिडियन इज चेंज विद द टाइम, सो दैट डिक्लिनेशन इज ऑल्सो चेंज विद द टाइम। Hence, we divide the variation in declination in 4 parts. First is dilutional variation। वर्ड से समझ आ रहा है, डाइल्यूशन, इट मींस द वेरिएशन ड्यूरिंग द लास्ट 24 hours। the variation in the declination in 24 hours। 24 hours में वहां पर कितना वेरिएशन हुआ है उसको अपन बोलते हैं वहां पर डाइल्यूनल वेरिएशन। आई बात समझ में नहीं आई? वेरिएशन जो लास्ट 24 आवर्स में हुआ है उस वेरिएशन को अपन बोलते हैं डाइल्यूनर वेरिएशन। क्लियर है? अब आप पर आता है कि ये वेरिएशन क्यों आता है। आपको पता है यहाँ पर आवर अर्थ इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। हमारी जो अर्थ होती है वो हमारी खुद की एक्सिस पर भी रोटेट होती रहती है। हमारी जो अर्थ है वो खुद की एक्सिस पर इस तरह रोटेट होती रहती है, और वहां पर जो रोटेशन होता है, द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन इज 24 आवर्स। सो द वेरिएशन इन डिक्लिनेशन ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस
is known as the dilunar variation. Clear है? Next is annual variation. समझ आ रहा है? Annual, it means the variation of the declination in 1 year, कि 1 year में declination कितना हो गया. वहां पर माना कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हो सकता है माना ये कि माना यहाँ पर 1 साल पहले माना अपन ने 1 जनवरी 2021 को डिक्लिनेशन मेजर करा. दैट डिक्लिनेशन इज 1 डिग्री ईस्ट. Then we also again I measure the declination at same point in the at the time of 1 January 2022. Then declination is 1 degree 30 minute east. It means the annual variation in the declination is 30 minutes. It means annual variation in डिक्लिनेशन इज 30 मिनट. आई बात समझ में नहीं आई? तो एनुअल 1 साल में वहां पर डिक्लिनेशन में कितना वेरिएशन होता है उसको अपन बोलते हैं वहां पर एनुअल वेरिएशन. क्लियर है? देख लो यहाँ पर लिखा हुआ भी है. इट इज द चेंज इन डिक्लिनेशन एट ए प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. ये क्या होता है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन. क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज 1 ईयर and due to this rotation the change in declination is known as the annual declination. क्लियर? नेक्स्ट आता है सेकुलर वेरिएशन. सेकुलर वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड हो सकता है वहां पर 100 साल, 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर. इन लॉन्ग पीरियड वहां पर डिक्लिनेशन में जो वेरिएशन होता है दैट वेरिएशन इज नोन एज द सेकुलर वेरिएशन. The secular variation of declination occur continuously over a period of time. क्लियर है? हम मानते हैं कि यहाँ पर जो कंपास की निडल होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है? मूविंग होती रहती है. जैसे वहां पर क्या होता है, मैं एक्चुअल बात करता हूं कि यदि पहले हमारी मैग्नेटिक निडल इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही थी तो एक टाइम क्या आएगा कि वहां पर वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, स्टैंड बाय कंडीशन में आ जाएगी. देन जो मैग्नेटिक निडल जो है वो क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन इन द मैग्नेटिक निडल. क्या होता है? दोबारा समझ लीजिए. क्या होता है वहां पर? यदि मैग्नेटिक निडल पहले नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी देन वो क्या आएगी यहाँ पर? साउथवर्ड डायरेक्शन में आएगी बाद में, और बाद में एक बार स्टिल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, देन वह कहां पर जाएगी? साउथवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. इस तरह उसका वेरिएशन होता रहता है. इसका यदि मैं एग्जांपल लेता हूं, वहां पर परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पर कि एक पेरिस में रिकॉर्ड किया गया कि 1680 में वहां पर वेरिएशन देखा गया. किसका? डिक्लिनेशन का. तो वहां पर डिक्लिनेशन कितना था? 11 डिग्री ईस्ट. जैसा मैंने बताया था डिक्लिनेशन कितना था? 11 डिग्री ईस्ट. अब उसको यदि मैंने 1820 में देखा तो वहां पर डिक्लिनेशन किधर हो गया? वहां पर वेस्टवर्ड डायरेक्शन हो गया 22 डिग्री. डिफरेंस समझ आया कि पहले वेरिएशन ईस्टवर्ड डायरेक्शन में था, बाद में वेरिएशन किधर हो गया? वेस्टवर्ड डायरेक्शन में हो गया. तो इसमें जो टाइम पीरियड लगा वो लगभग कितना लगता है? 250 ईयर लगता है. अप्रोक्सीमेटली है, कोई फिक्स नहीं है. कैन बी वेरी 200, कैन बी वेरी 300. इट डिपेंड ऑन द प्लेस टू प्लेस. क्लियर है? तो यहाँ पर जो वेरिएशन होता है इसको अपन बोलते हैं सेकुलर वेरिएशन. ठीक है? नेक्स्ट आता है वहां पर इलरेगुलर वेरिएशन. इलरेगुलर वेरिएशन कैन बी अकर ड्यू टू irregular variation can be occur due to earthquake, magnetic storm और अदर सोलर इन्फ्लुएंस. इन सब की वजह से वहां पर यदि कोई वेरिएशन होता है जिसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है, टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं होता है, उस वेरिएशन को अपन बोलते हैं इलरेगुलर वेरिएशन. जैसे हमने देखा था कि वहां पर डेली वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन का एक अप्रोक्सीमेटली टाइम फिक्स था, बट इलरेगुलर वेरिएशन का कोई टाइम फिक्स नहीं है. इट कैन बी अकर एट एनी टाइम ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म, ड्यू टू अदर सोलर इन्फ्लुएंस. हाई बात समझ में नहीं आई?
कोई भी डाउट है यहाँ तक? अब अपन यहाँ पर डिक्लिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। मैं लिख दिया था दे कैन बी अकर एट एनी टाइम, कैन नॉट प्रिडिक्टेड। अब हमारा पहला न्यूमेरिकल आता है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन। मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है एक लाइन ए बी की 85 डिग्री 45 मिनट। देन डिटरमाइन द ट्रू बियरिंग। यदि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लाइन हमारी सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर नॉर्थ बना देना, क्वाड्रेट बना देना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और कुछ नहीं करना है। अब ए बी लाइन का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन तो अपन ने जो बनाया वो क्या है, यहाँ पर ट्रू, तो यहाँ पर साथ साथ में मैग्नेटिक बनाना है। अब मैग्नेटिक बनाने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन कितना दे रखा है, 8 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ कहीं इधर आएगा, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब वहां पर लाइन ए बी दे रखी है, तो ए बी का एंगल कितना है यहाँ पर 88 डिग्री, तो लगभग हमारा लाइन ए बी ये हुई, कितना ये एंगल 88 डिग्री 45 मिनट। ये एंगल कितना है 5 डिग्री 30 मिनट है, यानी आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है यहाँ पर ये वाला एंगल, आपसे पूछा क्या है यहाँ पर ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग का मतलब क्या हुआ, एंगल मेजर्ड फ्रॉम ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन। ट्रू बियरिंग क्या होगी, एंगल मेजर्ड फ्रॉम ट्रू मेरिडियन। ये वाला एंगल, आपको ये वाला एंगल पता है, ये पता है, तो क्या करो यहाँ पर सीधा जोड़ दो, सीधा जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर 88 डिग्री 45 मिनट प्लस 5 डिग्री 30 मिनट, कितना आ जाएगा 15 मिनट 94 डिग्री 15 मिनट। आएगा नहीं आएगा, जोड़ के देख लेना, हो सकता है जोड़ में कोई गलती हो जाए। आ रही बात समझ में नहीं आई, तो ट्रू मेरिडियन पता लग गया। आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पर लाइन क्या हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना आएगा 90 से ज्यादा आएगा। आपको अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाना है, बिल्कुल ये नहीं है कि अपने यहाँ पर कंपास ले रहे हो और उससे एंगल ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में ये। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक बियरिंग आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो वही डायग्राम बनाना है आपको, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले मैग्नेटिक नॉर्थ बना दो। मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है, यहाँ पर, अब वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। कितना एंगल दे रखा है ये 4 डिग्री 45 मिनट, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। लाइन ए बी का एंगल तो फिक्स है, कितना है 88 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 88 डिग्री 45 मिनट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ वो आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा कि मैग्नेट 88 डिग्री 45 मिनट में से क्या घटा दूं मैं, 4 डिग्री 45 मिनट घटा दूं, क्या बच जाएगा यहाँ पर 84 डिग्री आ जाएगा आंसर। आएगा नहीं आएगा, तो आपका यहाँ पर ट्रू बियरिंग कितनी हो गई 84 डिग्री। समझ आया कि मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है, ट्रू बियरिंग दे रखा है, तो वहां पर एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, या ट्रू बियरिंग दे रखी है तो मैग्नेटिक बियरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है तो ट्रू बियरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिख लीजिए। लिख लो जिनको लिखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए लाइन ए बी हैज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ 44 डिग्री 30 मिनट। ए लाइन ए बी हैज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ 44 डिग्री 30 मिनट in an old map. At that time
At that time, the declination was 2 degree 30 minute east. Determine the magnetic bearing of the line if the present declination is 5 degree 30 minute west. आपको मैंने बोला था, क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, पुराना मैप दे रखा है, पुराने मैप में आपको मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है एंड डिक्लिनेशन दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि अब जो डिक्लिनेशन है वो चेंज हो गया और अब जो डिक्लिनेशन है उसके आधार पर उस लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी। हमने बोला था कि डिक्लिनेशन कैन बी चेंज विद द टाइम, और ये क्वेश्चन आपको यही बता रहा है कि वहां पर टाइम के साथ डिक्लिनेशन चेंज हो गया। टाइम के साथ यदि डिक्लिनेशन चेंज हो गया तो मैग्नेटिक बियरिंग भी क्या हो जाएगी, वहां पर चेंज हो जाएगी। लेकिन ट्रू बियरिंग हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ। मैंने बोला था ये बात, ट्रू बियरिंग ऑलवेज कांस्टेंट विद द टाइम। ठीक है, यहाँ पर वही अपन को कहाँ क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ये हमारी ट्रू नॉर्थ हो गई, ट्रू साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सबसे पहले अपन ओल्ड मैप की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर है, कितना एंगल है ये, 2 डिग्री 30 मिनट। अब तो लाइन ए बी का एंगल कितना दे रखा है यहाँ पर, 44 डिग्री, ये लाइन ए बी है। मैग्नेटिक बियरिंग कितने दे रखी है यहाँ पर, 44 डिग्री 30 मिनट दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, आपसे अब तो आप क्या कैलकुलेट कर लो यहाँ पर, ट्रू बियरिंग, बिकॉज ट्रू बियरिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। तो आपकी ट्रू बियरिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पर, लाइन ए बी की ट्रू बियरिंग 44 डिग्री 30 मिनट प्लस 2 डिग्री 30 मिनट। देख लो यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ से डायग्राम से पता लग रहा है कि यहाँ पर ए बी लाइन की ट्रू बियरिंग क्या होगी, जोड़ना पड़ेगा। तो ए बी लाइन की ट्रू बियरिंग कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 46 डिग्री, 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 47 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई। अब क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो कहां पर हो गया, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ का यहाँ पर आ गई। अब मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन है वो कितना है वहां पर, 5 डिग्री 30 मिनट है। अब इस केस में आपका मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग आपका इस केस में क्या होगा, ये वाला होगा, ब्लू कलर से जो मैंने मार्क करा है, होगा या नहीं होगा। तो अब मैग्नेटिक बियरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ इन दिस केस मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन प्लस प्रेजेंट डिक्लिनेशन। डायग्राम समझ आ रहा है, डायग्राम पे जाइए पूरा, देखो यहाँ पर ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू बियरिंग है जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है। ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से जो मार्क कर रहा हूँ वो क्या होगा यहाँ पर, प्रेजेंट मैग्नेटिक बियरिंग होगी या नहीं होगी, प्रेजेंट मैग्नेटिक बियरिंग। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ट्रू बियरिंग हमारी ये हो गई, ये हमारा डिक्लिनेशन हो गया, दोनों को अपन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या है यहाँ पर ट्रू बियरिंग कितना है, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 45 डिग्री एंड डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 5 डिग्री 30 मिनट, कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 डिग्री 30 मिनट। Am I clear? समझ आ गया, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि वहां पर ट्रू बियरिंग से मैग्नेटिक बियरिंग कैसे कैलकुलेट करना है और मैग्नेटिक बियरिंग से ट्रू बियरिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने ये सब कुछ अपन पढ़ रहे थे कि अभी तक पढ़ रहे हैं, जो भी मैंने क्या बोला था कि मैग्नेटिक कंपास यू लेते थे, प्रिज्मेटिक कंपास यू लेते हैं, सर्वेयर कंपास यू लेते हैं। तो अपन अब डिस्कस करते हैं अबाउट द मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास मैंने पहले से बोल दिया, मैग्नेटिक कंपास हमको क्या देता है, मैग्नेटिक निडल आती है उसमें, और मैग्नेटिक निडल हमको क्या देता है, डायरेक्टली मैग्नेटिक मेरिडियन दे देता है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन हमको पता फिक्स लाइन हो गई, तो हम उसके सहायता से अपन क्या मेजर करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग मेजर करते हैं।
पहले बोला था कि मैग्नेटिक कंपास वहां पर ट्रू बियरिंग मेजर नहीं करता है, उसके द्वारा ओनली मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करा जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक कंपास के द्वारा क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन स्टेबलाइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आ गया कि मैग्नेटिक कंपास गिव डायरेक्टली मैग्नेटिक बियरिंग। आई बात समझ नहीं आई? अब जनरल प्रिंसिपल जो क्या है वहां पर, एक मैंने पहले से बोला है कि वहां पर एक मैग्नेटिक निडल होता है जो कि मैग्नेटाइज होती है। अब वहां पर क्या होता है, एक फ्रीली पाइवोट पर होती है, जैसे मैग्नेटिक निडल है, ये मैग्नेटिक निडल क्या होती है, फ्री पाइवोट पर होती है, जो कि क्या हो सकती है, वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट, इस एक्सिस पर रोटेट कर सकती है फ्रीली। ठीक है, और वो किसके द्वारा होती है वहां पर, अब वहां पर कितना मैग्नेटिज्म है उस पर डिपेंड करेगी कि उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, और उस वह जिस डायरेक्शन को ऑब्टेन करेगी, दैट डायरेक्शन इज नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या प्रिंसिपल है इसका कंपास का, कि वहां पर एक निडल होती है, वह निडल क्या होती है, मैग्नेटाइज होती है, इसी एक पाइवोट पर होती है, दैट पाइवोट पर वह क्या कर सकती है, ऑक्सीलेट कर सकती है इन द वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है फ्रीली, और रोटेशन इज डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल एट दैट प्लेस, कि उस जगह पर, उस पर्टिकुलर प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है उस बात पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो उसी बात पर अब मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर, कि जैसे वहां पर जो मैग्नेटिक निडल है वह एक पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन ऑब्टेन कर लेगी, और दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये इसका प्रिंसिपल है मैग्नेटिक कंपास का, पढ़ लो। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑल मैग्नेटिक कंपास डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट if long narrow strip of steel or iron is magnetized and is suitably suspended or pivot about a point near its center so that it can oscillate freely about vertical axis, it tend to stabilize itself in the magnetic meridian at the place of observation। आई बात समझ में? मैग्नेटिक कंपास दो तरह के होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। क्लियर है? सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास एक ऐसा कंपास होता है, उसको आप ट्राइपॉड पर भी यूज ले सकते हो और आपके हैंड पर यूज लेके भी सर्वे कर सकते हो। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास की कुछ चीजें और देखते थे, आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। प्रिज्मेटिक कंपास का मैंने यहाँ पर दोनों डायग्राम बना दिए। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर प्रिज्म है, ये क्या है, यहाँ पर प्रिज्म है, दिस इज द आई वेन। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट वेन, सॉरी दिस इज द ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अपन ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप दिख रही होगी, जैसे वहां पर वर्टिकल स्ट्रिप से ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट हो जाता है, when the object is bisect with the strip of the object vein, it means अपन को ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी है। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, एक आई वेन होता है जहां पर अपन आंखों से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन की जो स्ट्रिप होती है उससे एक लाइन बनती है, उसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ द साइट। इट मींस जैसे वहां पर ऑब्जेक्ट इन लाइन ऑफ द साइट में आ जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं वहां पर कि हाँ इस समय आप रीडिंग ले लो। यहाँ पर ये प्रिज्म है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं वहां पर प्रिज्मेटिक कंपास। यहाँ पर प्रिज्म होने की वजह से इसको बोला जाता है प्रिज्मेटिक कंपास। यहाँ पर ये आपको जो दिख रही है, यहाँ पर एक क्या है, मैग्नेटिक निडल होती है। यहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक निडल होती है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है गोल गोल, ये क्या है, यहाँ पर ग्रेजुएटेड रिंग है, कि जिसपे क्या होता है, ग्रेजुएशन होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका दूसरा व्यू देख लेता हूँ। यहाँ पर ये अपन ने टॉप व्यू देख लिया, इसका फ्रंट व्यू से अपन पूरी चीज देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो है पूरा क्या आपको दिख रहा है, वो क्या हो गया, बॉक्स हो गया। फर्स्ट नंबर पे जो दिखा रखा है मैंने, क्या हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली चीज ब्लैक ब्लैक कलर की, दैट इज नोन एज द बॉक्स। सेकंड इज निडल, आपको यहाँ पर दिखा दी, अंदर जो नया ब्लैक कलर की निडल होती है जिसको अपन मैग्नेटिक निडल बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो चीज दिख रही है क्या है, यहाँ पर ग्रेजुएटेड रिंग है। यहाँ पर ये जो है वो क्या है, वहां पर ऑब्जेक्ट वेन है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था यहाँ पर क्या है, आई वेन है। यहाँ पर आई वेन के नीचे क्या है, यहाँ पर प्रिज्म है।
प्रिज्म के साथ में यहाँ पर जो चीज है ये ग्रीन, ये येलो कलर की, ठीक है, दिस इज द प्रिज्म कैप, जिससे कि हमारा प्रिज्म खराब ना हो। प्रिज्म के नीचे उसको when we does not use the prismatic compass, then we close the prism cap so that the prism cap does not impact, क्लियर है, जिससे कि हमारा प्रिज्म वहां पर खराब ना हो, प्रिज्म कैप। देन ग्लास कवर, यहाँ पर आपको ये कंपास है उसके ऊपर ग्लास दिख रहा होगा, ग्लास कवर लगाते हैं जिससे कि हमारी मैग्नेटिक जो निडल है ज्यादा अफेक्ट ना हो, ग्रेजुएटेड रिंग वहां पर खराब ना हो, ठीक है। 9th यहाँ पर है लिफ्टिंग पिन, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वेन होता है यहाँ पर लिफ्टिंग पिन होती है, जिससे कि अपन जो ऑब्जेक्ट वेन क्या होता है, जब अपन ऑब्जेक्ट वेन को यूज नहीं करते तो ऑब्जेक्ट वेन जो ये खड़ी है इसको अपन क्या कर देते हैं, कंपास से ढक देते हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़ी है। अब जब अपन इसको यूज नहीं लेते हैं, जब यूज लेते हैं जब तो उसको क्या कर देते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं। जब अपन उसको यूज नहीं लेते उसको क्या कर देते हैं अपन, यहाँ पर स्लैप कर देते हैं, वहां पर उसको बोलते हैं। और वहां पर इसलिए वहां पर क्या होती है, लिफ्टिंग पिन होती है, जिससे कि, और लिफ्टिंग पिन के साथ में वहां पर क्या होता है, एक लिफ्टिंग आर्म होता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर इसको इजीली अपन क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक पिन होती है, ब्रेक पिन क्या होती है वहां पर, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट वेन सही पोजीशन में हो, सही पोजीशन में हो, कोई दिक्कत ना। स्प्रिंग ब्रेक होता है वहां पर, स्प्रिंग ब्रेक का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट वेन जो, और हमारी जो हमारा ग्रेजुएटेड रिंग है और हमारी जो मैग्नेट निडल है वो अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में रहनी चाहिए, ठीक है। देन वहां पर क्या होता है, मिरर होता है, जिससे कि वहां पर इमेज क्लियर बन जाए। पाइवोट होता है, अपन ने पहले भी समझा था कि वहां पर जो मैग्नेटिक निडल होती है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वाला कलर मैंने जो बनाया ये पाइवोट है। पाइवोट क्यों लगाते हैं, जिससे कि वहां पर जो निडल है वो क्या कर सकते हैं, वहां पर रोटेट हो सके। पाइवोट के साथ में वहां पर क्या होता है, जो निडल होती है उसके ऊपर जो पिन है उसको अपन बोलते हैं एगेट कैप, जिससे कि जो निडल है वो बाहर ना निकले। अगला होता है फोक्सिंग स्क्रू। फोक्सिंग स्क्रू क्यों करते हैं, फोक्सिंग स्क्रू यहाँ पर देखो 60 नंबर ये रहा, फोक्सिंग स्क्रू। फोक्सिंग स्क्रू क्यों लगाते हैं कि यदि हमारी इमेज क्लियर नहीं बन रही है तो इमेज, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमारे आई विजन में लाना, इन द प्लेन ऑफ आवर आईज। इमेज को हमारी आईज के प्लेन में लाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं फोक्सिंग। अब साथ में यहाँ पर क्या होता है, एक सन ग्लास भी होता है, साथ में यहाँ पर क्या भी होता है, एक सन ग्लास भी होता है। सन ग्लास क्या होता है कि प्रिज्म पर रिफ्लेक्शन ना, कि जो सनलाइट आ रही है वो प्रिज्म, सनलाइट से प्रिज्म क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, हमारी प्रिज्म पर उसका कोई इंपैक्ट ना है। यही काम होता है इस सन ग्लास का भी होता है, कि वहां पर जो इमेज है, इमेज पर लाइट का रिफ्लेक्शन ना आए। यदि लाइट का रिफ्लेक्शन इमेज पर आ गया तो वहां पर लाइट जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी, इसीलिए वहां पर अपन मिरर कैप, मिरर भी लगाते हैं और वहां पर क्या लगाते हैं, सनग्लास भी लगाते हैं। क्लियर है, कुछ चीजें अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर लाइन लाइन, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है सर्वेयर कंपास से छोटा होता है, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास अभी तक अपन पढ़ते आते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास क्या करता है, वहां पर होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में हमको रीडिंग देता है। यदि होल सर्किल बियरिंग में रीडिंग देगा तो वहां पर जो रीडिंग होगी वो 0 से 360 होगी, होगी या नहीं होगी। अब अपन यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि होल सर्किल बियरिंग में यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है। यहाँ पर अपन 0 मानते हैं, यहाँ पर 90 मानते हैं, जनरल केस में यहाँ पर 180 मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर 270 मानते हैं, यही होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, ठीक है, अपन यहाँ पर रीडिंग मेजर कर रहे हैं तो अपना ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, मतलब नॉर्थ पर है, नॉर्थ पर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर हुआ, 0 पर, और रीडिंग अपन यहाँ से सीधा मेजर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो 0 होता है, इसलिए यहाँ पर जो 0 होता है वो कहां पर होता है, साउथ में होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो कंपास है वो यहाँ से साउथ, यहाँ से यहाँ जाए आएगा, प्रिज्म यहाँ से आ जाएगा, नहीं यहाँ से यहाँ प्रिज्म आ जाएगा, तो रीडिंग यहाँ पर मेजर करें तो नॉर्थ 90 कहां पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, होगा नहीं होगा। देखो मैंने यही चीज लिख रखी है कि देखो यहाँ पर ग्रेजुएशन इज एट द वेस्ट, देखो 90 डिग्री ग्रेजुएशन इज एट द वेस्ट, 180 ग्रेजुएशन एट द नॉर्थ एंड 270 ग्रेजुएशन एट द ईस्ट। रीजन समझ आया। देखो यहाँ पर रीजन ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा प्रिज्म यहाँ पर है, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो अपन ने देखा तो ऑब्जेक्ट नॉर्थ पर है
यदि ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ है तो रीडिंग कितनी होनी चाहिए, वहां पर 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन रीडिंग किससे मेजर करते हैं, वहां पर प्रिज्म से। अपन प्रिज्म से सीधा नीचे पढ़ते हैं, प्रिज्म के नीचे जो रीडिंग होती है वो ही हमारी एक्चुअल रीडिंग होती है। तो प्रिज्म तो हमारी ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है, 0 है। तो यहाँ पर प्रिज्म में कितना दिखाई देना चाहिए, 0। 0 कब दिखाई देगा, जब वहां पर साउथ की तरफ कितना हो, 0। आई बात समझ में नहीं आई? क्योंकि एंगल ऑलवेज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड फ्रॉम द नॉर्थ, ये ऑब्जेक्ट नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है। तो हमारा कंपास भी रीडिंग कितना देना चाहिए, 0। कब देगा, जब हमारा साउथ की तरफ क्या हो, वहां पर 0। अब माना कि ऑब्जेक्ट ये है, तो हमारा एंगल लगभग कितना होगा, वहां पर 70 डिग्री माना। अब हमारा कंपास किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। तो हमारा ग्रेजुएटेड रिंग चेंज नहीं होती है यहाँ पर, ओनली यहाँ पर क्या होता है, जो प्रिज्म है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो हमारा प्रिज्म यहाँ पर आ जाएगा कहीं। अब प्रिज्म यहाँ पर आएगा तो प्रिज्म के नीचे जो रीडिंग होगी वही हमारी ऑब्जेक्ट की रीडिंग होगी। यदि यहाँ पर प्रिज्म की नीचे की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, वहां पर 70, तभी वहां पर ऑब्जेक्ट सही रीडिंग देगा। यदि यहाँ पर तुमने 270 और यहाँ पर 180 लिख दिया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो रीडिंग है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी, जो आपकी गलत है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन किस तरह होता है, यहाँ पर नॉर्थ की तरफ 0, नॉर्थ की तरफ वहां पर, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर कंपास में एस साउथ की तरफ 0 होता है, वेस्ट की तरफ यहाँ पर 90 होता है, नॉर्थ की तरफ यहाँ पर 180 होता है, और ईस्ट की तरफ यहाँ पर 270 होता है। आई बात समझ में? ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है, रीजन समझ आ गया, ठीक है। अब मैंने ये बात चीज बताई दी थी कि प्रिज्मेटिक कंपास आपको होल सर्किल बियरिंग देता है, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग जो है वो प्रिज्म जो अटैच होता है उससे अपन सीधे ले लेते हैं। ये चीज अपन समझ लिए कि जब हमारी लाइन ऑफ द साइड टुवर्ड नॉर्थ होती है तो रीडिंग कितनी आती है, 0 आती है, अपन ने समझ लिया। जब लाइन ऑफ द साइड ईस्ट की तरफ आएगी तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ये चीज अपन ने समझ लिया, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई? प्रिज्मेटिक कंपास साइटिंग द ऑब्जेक्ट। अब ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट को साइट कर लिया, माना कि अपन ने ऑब्जेक्ट को साइट कर लिया, तो यहाँ पर प्रिज्म जो होता है वहां पर अपन साइटिंग एंड रीडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हो जाता है। यहाँ पर साइटिंग भी उसी समय हो गई कि ऑब्जेक्ट दिख गया, साथ साथ में यहाँ पर उसके जस्ट नीचे प्रिज्म लगा होता है, और उस प्रिज्म की सहायता से आप रीडिंग पढ़ भी पाते हो, जो बियरिंग होती है उसको पढ़ पाते हो। तो फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को साइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रीडिंग ऑफ द बियरिंग आर डन साइमल्टेनियसली। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप जैसे ही साइट कर रहे हो उसी समय आप क्या कर सकते हो, वहां पर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को साइट कर रहे हो, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट साइट हो जाएगा उसी समय आप वहां पर बिना हटे, बिना अपनी खुद की आंखों की पोजीशन चेंज करते हुए बियरिंग मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं आई? यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम भी शो कर दिया इसके लिए। देखो यहाँ पर माना प्रिज्म की पोजीशन ये हो गई, लाइन ऑफ द साइट ये, तो लाइन ऑफ द साइट ये है, तो एक्चुअल में अपन ने क्या करा, यहाँ पर अपन क्या करें, यहाँ पर कंपास को अपन ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया और यहाँ तक पहुंच गए। तो कितना एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ पर ये आपकी लाइन ऑफ द साइट है, यहाँ पर आपका ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म से जस्ट नीचे आपकी रीडिंग कितनी हो गई, यहाँ पर 330 हो गई। यहाँ से देखो आप घूमे भी कितना हो, 330 के आसपास ही घूमे, यहाँ से समझ आ रहा है। अब देख लो आप वहां पर एंगल एक्चुअल में इसका मेजर करते हो, लेकिन कंपास में आप एंगल किसका मेजर करते हो, इसका मेजर करते हो। एक्चुअल में आपकी लाइन ऑफ द साइट या ऑब्जेक्ट ये है, आप इसका मेजर कर रहे हो, तो ये एंगल 360 हुआ। बट इन कंपास में आप जो एंगल मेजर करते हो वो इस लाइन का मेजर करते हो। इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ जो साउथ होता है, साउथ पर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 0 होती है। बिकॉज इन द कंपास वी आर मेजर द एंगल फ्रॉम द साउथ, बट इन एक्चुअल में जो अपन कंपास में साउथ से एंगल मेजर कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जो एंगल है वो कहां से आ रहा है, नॉर्थ से ही है। कंपास में एंगल जो मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं, साउथ से, बट एक्चुअल में जो एंगल है वो कहां से है, नॉर्थ से ही है, साउथ से नहीं है। कंपास में साउथ से होता है, बट एक्चुअल में वो साउथ साइड पे कहां से होता है, वो नॉर्थ से ही होता है।
समझ आया नहीं आया? बोलो, आ गया समझ में? अब अपन बात करते हैं यहाँ पर सर्वेयर कंपास के। सर्वेयर कंपास का जो डायमीटर होता है, जो साइज होती है, वो लगभग 150 mm की होती है, बिकॉज इसकी जो साइज है सर्कुलर बॉक्स के आधार पर डिसाइड करी जाती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये भी बोल दिया कि जो ग्रेजुएशन होता है वो डिग्री और मिनट में होता है, डिग्री। और यहाँ पर मैं ये चीज बताना भूल गया कि जो ग्रेजुएशन होता है, मिनिमम ग्रेजुएशन 30 मिनट को ही कंपास मेजर कर सकता है। इट मींस, तो लिस्ट काउंट ऑफ द कंपास कितना हुआ वहां पर? 30 मिनट। लिस्ट काउंट ऑफ द कंपास कितना हुआ यहाँ पर? 30 मिनट। इसका मतलब यहाँ पर एंगल ओनली किस में आएगा? डिग्री, एक्स डिग्री एंड 30 मिनट। आप यदि बोलो कि कंपास कहते साहब आप एक्स डिग्री 20 मिनट मेजर कर लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओनली दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं लिस्ट काउंट ऑफ द कंपास कितना होता है वहां पर? 30 मिनट। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी बोल दी थी। यहाँ पर ओनली मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटाइज होती है, अदर मटेरियल ऑफ द कंपास नॉन मैग्नेटाइज होता है। यदि वहां पर अदर मटेरियल को आपने मैग्नेटाइज कर दिया तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन को शो ही नहीं करेगी। वो क्या होती रहेगी? हमेशा कभी एक फिक्स डायरेक्शन ऑब्टेन करेगी ही नहीं, हमेशा क्या होती रहेगी? वहां पर रोटेट होती रहेगी। इसीलिए कंपास का जो दूसरा पार्ट है, कोई भी दूसरा जो पार्ट है, वो क्या होता है वहां पर? नॉन मैग्नेटिक होता है। ओनली मैग्नेटिक कौन होता है वहां पर? मैग्नेटिक कौन होता है? मैग्नेटिज्म कौन में प्रोवाइड करते हैं? मैग्नेटिक नीडल में। ठीक है, मैग्नेट जो होती है वो क्या होती है? मैग्नेटिक स्टील की बनी होती है, और उसमें जो एक बियरिंग होता है वो कौन सी होती है? जेवर्ड बियरिंग होती है। ये चीज ध्यान रखनी है। प्रिज्मेटिक कंपास में वो पाइवोट पर होता है, बट सर्वेयर कंपास में जो नीडल होती है वो कोनिकल जेवर्ड बियरिंग के ऊपर लगी होती है। इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आ सकता है। प्रिज्मेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो पाइवोट पर होती है, बट सर्वेयर कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो कहां पर होती है? कोनिकल जेवर्ड बियरिंग पर होती है। ठीक है, अगर मैंने ये बता दिया, साइज ऑफ द कंपास इज डिफाइंड बाय द रीडिंग एज ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग। तो ग्रेजुएटेड रिंग होती है उसके आधार पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटल बियरिंग मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है, मैंने बोला था कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें ग्रेजुएटेड रिंग कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ओनली निडल रोटेट होती है। यहाँ पर लेकिन सर्वेयर कंपास में उल्टा होता है। डायग्राम से भी शो कर दूंगा कि ग्रेजुएटेड रिंग जैसे अपन साइड, जैसे साइड हमारी यहाँ की, ठीक है, जैसे ही हमारी साइड चेंज हो रही है, इधर से इधर जा रही है, जैसे पहले हमारी साइड ये थी, जैसे हमारी साइड यहाँ से हमारी ये हो गई, तो हमारा जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो भी क्या होता है? वहां पर रोटेट होता है साइड के साथ। ठीक है, क्लियर है? ये चीज ध्यान रखनी है। डायग्राम से देख लो, इनिशियल कंडीशन में लाइन ऑफ द साइड ये थी, तो हमारी मैग्नेट जो मैग्नेट डल थी वो भी यही थी, तो हमारी रीडिंग कितनी? ग्रेजुएटेड रिंग क्या है? पोजीशन पर है, तो रीडिंग कितनी आ रही है यहाँ पर? 0 डिग्री। जैसे ही मैंने यहाँ पर लाइन ऑफ द साइड चेंज करी, सेकंड पोजीशन पे आया, हमारी निडल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। निडल क्या है वहां पर? कांस्टेंट पोजीशन पर है। लेकिन हमारी जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो चेंज हो गई। ग्रेजुएटेड रिंग हमारी क्या हो गई? यहाँ पर चेंज हो गई। आई बात समझ में नहीं आई? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रेजुएटेड रिंग क्या होती है? यहाँ पर चेंज होती है, क्योंकि ग्रेजुएटेड रिंग जो होती है मैग्नेटिक निडल से अटैच होती है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो अपन यहाँ पर दोबारा वही समझा रहा हूँ कि हमारी लाइन ऑफ द साइट ये है, तो इसका होता है एंगल 0। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका एंगल कितना होगा? n30 ईस्ट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो अपन क्योंकि तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो ईस्ट होता है वो इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। ईस्ट और वेस्ट होते मतलब इंटरचेंजेबल होते हैं। ईस्ट और वेस्ट होते इंटर, क्योंकि यदि अपन यहाँ पर वेस्ट बना दे, माना कि मैंने यहाँ पर वेस्ट एक्चुअल में, तो यहाँ पर इस लाइन का, इस ऑब्जेक्ट का एंगल कितना देखता है वहां पर कंपास? n30 डिग्री वेस्ट, जो कि गलत है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल चेंज नहीं हो रही है, ग्रेजुएटेड रिंग चेंज हो रही है। इसीलिए अपन ने ईस्ट और वेस्ट जो है वो क्या होता है? इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में?
ईस्ट और वेस्ट मैंने बोल दिया रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं। जो एन होता है वो एन रोटेट करता है लाइन ऑफ द साइड के साथ। मैंने बोला कि एन किससे होता है, साइड वेन से अटैच होता है, तो लाइन ऑफ द साइड से के साथ वो भी क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, बट निडल वहां पर रिमेन कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रही है। आई बात। अब अपन समझ लेते हैं यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में डिफरेंस क्या होता है। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक निडल। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें जो मैग्नेटिक निडल होती है वो क्या होती है, ब्रॉड निडल होती है, बट सर्वेयर कंपास वो क्या होते हैं, एज निडल होती है। एक पॉइंट और बोल देता हूं, प्रिज्मेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक निडल होती है वो पाइवोट पर होती है, बट इन सर्वेयर कंपास में जो निडल होती है वो क्या होती है, वहां पर ज़ेवर्ड बियरिंग में होती है। ठीक है, ग्रेजुएटेड रिंग। यहाँ पर मैंने बोला है कि ग्रेजुएटेड रिंग क्या होती है, निडल से अटैच होती है, तो ग्रेजुएटेड रिंग रोटेट नहीं करती विद द लाइन ऑफ द साइड में, बट सर्वेयर कंपास की बात करते हैं तो ग्रेजुएटेड रिंग जो होती है वो क्या होती है, वहां पर बॉक्स से अटैच होती है, तो बॉक्स जैसे ही रोटेट करेगा तो ग्रेजुएटेड रिंग भी रोटेट करती है, बट मैग्नेटिक निडल क्या आती है, वहां पर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो होल सर्कल बियरिंग देता है, बट सर्वेयर कंपास वहां पर क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में रीडिंग देता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला था कि वहां पर एक जो ऑब्जेक्ट वेन होता है, ऑब्जेक्ट वेन में एक स्ट्रिप होती है, उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल हेयर, ये दोनों में ही होता है। जो आई वेन होता है उसमें भी क्या होता है, एक स्मॉल स्लिट होती है, ये दोनों में ही होता है, सर्वेयर कंपास में भी होता है और ऑब्जर्व प्रिज्मेटिक कंपास होता है, उसको अपन बोलते हैं आई वेन। ठीक है, मैंने बोला था कि यहाँ पर जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें साइटिंग और रीडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कर देते हैं, बट सर्वेयर कंपास में अपन पहले अपन साइटिंग करेंगे, उसके बाद अपन रीडिंग जो पढ़ते हैं वो टॉप से पढ़ते हैं, टॉप से अपन कंपास को देखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर प्रिज्म नहीं लगा हुआ, प्रिज्म नहीं लगा हुआ तो वहां पर अपन रीडिंग साइमल्टेनियसली मेजर या पढ़ नहीं सकते, इसलिए सर्वेयर कंपास में रीडिंग मेजर करने के लिए आपको टॉप से देखना पड़ता है। बट प्रिज्मेटिक कंपास में क्या फायदा है, वहां पर प्रिज्म लगा हुआ है, इसलिए वहां पर आप साइटिंग आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन से कर लोगे, और प्रिज्म की सहायता से आप रीडिंग मेजर कर लेते हो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट दिखा देता है। तो ये क्या है, वहां पर फायदा है प्रिज्मेटिक कंपास। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। क्लियर है, कोई भी डाउट है? डिक्लिनेशन अपन ने इस लेक्चर में पढ़ लिया था, डिक्लिनेशन क्या होता है, वेरिएशन एंड डिक्लिनेशन किस प्रकार होता है, कंपास कौन कौन से होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास होता है, सर्वेयर कंपास होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों की मैकेनिज्म क्या होती है, इन दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, और इन दोनों में चेंज क्या होते हैं। आई थिंक आई होप एवरी things are clear that we discussed in this lecture. Yeah, if you have any doubt then you can join our telegram group, and जो भी स्टूडेंट नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।